नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई का बड़ा फैसला, थर्ड लैंग्वेज में फेल तो नहीं मिलेगा पास सर्टिफिकेट। क्लास 9 और 10 के छात्रों के लिए नया नियम लागू। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट, झारखंड के 13 जिलों में आज भी भारी वर्षा की चेतावनी। भारत यूके के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता लागू, कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार। बागमारा के अंबे आउटसोर्सिंग के पास 50 टन अवैध कोयला जब्त, एमएमडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई। संथाल परगना को मिलेगा शुद्ध पेयजल, सचिव अबू इमरान ने जल जीवन मिशन परियोजना का किया निरीक्षण। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षा जगत की। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। दरअसल नई व्यवस्था के तहत अब तीसरी भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज का आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता का समग्र आकलन करना है। सीबीएसई ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी संबद्ध विद्यालयों को तीसरी भाषा के लिए नियमित आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। इसमें विद्यार्थियों के पढ़ने, लिखने, बोलने और भाषा की समझ से जुड़ी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूलों को मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बोर्ड का मानना है कि इस पहलू से विद्यार्थियों में भाषाई कौशल विकसित होगा और मातृभाषा व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। साफ तौर पर नई व्यवस्था से आगामी शैक्षणिक सत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में इसका पालन होगा और कहीं ना कहीं एक नई पहल देखने को मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह एक्टिव है। इसी बीच इसका प्रभाव राज्य के कई हिस्सों में लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने बुधवार को रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम समेत 13 जिलों में गरज चमक के साथ मध्य से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कुछ इलाकों की बात करें तो यहां तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसूनी प्रणाली के कारण राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम के अलावा कई अन्य जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। निचले इलाकों में जलभराव तथा नदी नालों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी की लगातार संभावना बनी हुई है। वहीं आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। गरज चमक और वज्रपात के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। साफ तौर पर किसानों और आम नागरिकों को मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर ही सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है। अगली खबर की बात करेंगे तो अगली खबर कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन के मजबूत रिश्तों से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी सीईटीए बुधवार से पूरे देश में लागू हो गया। इस समझौते के लागू होने के साथ ही दोनों देश के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग की नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय उत्पादकों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी भारत में कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। समझौते के तहत कई उत्पादों पर शुल्क एवं राहत मिलने से निर्यात और आयात दोनों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान,
खाद्य प्रसंस्करण, दवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। साफ तौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार सृजन, निवेश और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में यह समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब रुक करेंगे धनबाद की ओर। आपको बता दें कि बागमारा के एरिया 4 के कतरास क्षेत्र स्थित कांटा पहाड़ी में अंबे आउटसोर्सिंग माइनिंग के समीप ट्रांसपोर्टिंग रूट पर सीआईएसएफ बीसीसीएल प्रबंधन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। बता दें कि छापेमारी के दौरान करीब 50 टन कोयला डंप मिला, जिसे टीम ने अपने कब्जे में लेकर मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि मौके पर भारी मात्रा में कोयला अवैध रूप से भंडारित किया गया था। जांच के दौरान कोयले से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या ट्रांजिट चालान या आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद पूरे कोयले को जब्त कर लिया गया। वहीं इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डीआईजी सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा के पदभार ग्रहण करने के बाद ही कहीं ना कहीं कोयला के जो अवैध खेल है उस पर रोक लगाने को लेकर एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। इस मामले में एक अधिकारी को निलंबित करने की भी बात सामने आ रही थी और इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने बागमारा क्षेत्र के तमाम कोयलरी का निरीक्षण भी किया था और इसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया गया था कि अवैध जो कोयला है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और किसी भी हालत में अवैध खेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। डीआईजी के निरीक्षण के बाद एक ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं छापेमारी जारी है और अवैध कोयले को जब्त कर उसे नष्ट किया जा रहा है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं कोयला माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। अब देखने वाला बात होगा कि क्या इस कार्रवाई का असर कितना पड़ता है और अवैध कोयले के खनन पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है और इस पर क्या कुछ रोक लग सकती है। अब रुक करना पड़ेगा साहेबगंज की ओर। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने मंगलवार को साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर पहुंचकर जल जीवन मिशन के तहत संचालित महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी एलएनडीटी के अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सचिव अब्बू इमरान ने कहा कि यह परियोजना संथाल परगना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूर्ण होने के बाद पाइपलाइन के माध्यम से क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने मार्च 2028 तक परियोजना पूरी कर विभाग को सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं राजमहल विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू ने सचिव से मांग की कि जिन प्रखंडों और पंचायतों से पेयजल पाइपलाइन गुजर रही है वहां के ग्रामीणों को भी प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को सीधे इस परियोजना का फायदा मिल सके। जल जीवन मिशन की इस महत्वाकांक्षी योजना से भविष्य में संथाल परगना के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से 50-50% दोनों का इसमें निधि लगा है। इसको पूर्ण कराना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है पूरे संथाल परगना के अधिकांश क्षेत्र में पेयजल की समस्या को जो है हम लोग बहुत हद तक समाप्त कर पाएंगे और बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ पानी जो है, आप सब जानते हैं कि सबसे अच्छा पानी जो होता है वो पाइप वाटर होता है, पाइप लाइन से जो पानी मिलता है। इसके मुकाबले जो ड्रिलिंग और बोरिंग से हम लोग पानी लेते हैं घर घर में या चापाकल के माध्यम से, उसमें संभावना रहती है दूषित होने का। तो इसीलिए एक ये पेयजल का है और सभी को जल का, सभी नागरिकों को जल का अधिकार है और जल सबके लिए ज़रूरी है।
इसलिए हम आए हैं, यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण भी किया। चूँकि विधायक जी नहीं है, इसीलिए उनके अनुपस्थिति में हम रहे हैं और इस योजना का जो सर्वे करने के लिए आए थे, योजना का जो विज़िट करने के लिए आए थे राज्य के विभागीय सचिव अबू इमरान साहब, हम लोगों ने इस योजना का लाभ हर वो प्रखंड को जिस होकर ये व्यवस्था गुजरेगी उस प्रखंड को भी इसका लाभ मिल सके। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में व्यापक शैक्षणिक समस्याओं को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। परिषद ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स में मनमानी फी वसूली पर रोक, फीस संरचना में पारदर्शिता, कॉलेजों में सीटों का समान वितरण, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण और तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मांग पत्र सौंपा है। इसी के साथ अगर बात करें तो मांग पत्र में बोकारो के सरकारी कॉलेजों में सभी विषयों में PG की पढ़ाई शुरू करने, कॉलेजों में स्थायी हेल्प डेस्क, PK रॉय मेमोरियल कॉलेज और SSLNT महिला महाविद्यालय की सुविधाओं में सुधार, इसके अलावा लॉ कॉलेज में LLM की पढ़ाई शुरू करने, BSS कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति समेत अन्य मांगों भी शामिल किया गया है। साफ तौर पर ABB ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद जिला के कार्यकर्ता सब मिलके यहाँ पे शांतिपूर्ण एक धरना विरोध प्रदर्शन भी किए थे। और जब HRD महोदय के जब सेक्रेटरी साहब जब आए तो फिर उनके सामने हम लोग अपने विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर रखे। जैसे क्लस्टर सिस्टम को लेकर मांग के रखे कि अगर क्लस्टर सिस्टम लागू होती है तो उसमें जो गरीब छात्र छात्राएं हैं जिनके पापा मजदूरी करके दिहाड़ी करके घर चला रहे, आखिर में क्लस्टर सिस्टम कर पूर्वी टुंडी से कैसे आएंगे? क्योंकि अपने धनबाद जिला का विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय वहां तक संचालित है, तो फिर वहां के विद्यार्थी कैसे यहाँ पे PK रॉय साइंस लेके पढ़ने आ सकते हैं? तो एक इसका विरोध में ज्ञापन दिए। दूसरा सेल्फ फाइनेंस के बारे में, उसके बारे में दिया गया कि जो आज अगर मेरे पिताजी महीना के 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो 6 महीना में एक बार अगर हमको 2,000 रुपये देना पड़ता है तो वो हम दे पा रहे हैं, लेकिन अगर यही 6 महीना में अगर 2 लाख रुपये देना पड़ जाए तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर यानी सरकार कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई की ओर नहीं, कोयला चोरी की ओर भेजने के लिए काम कर रही है, जिसके कारण आज हम विद्यार्थी कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे और विभिन्न समस्या 12 सूत्री मांग को देके बैठे हैं। अगर 1 महीना के अंदर अगर तत्काल प्रभाव से अगर सभी को नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद धनबाद और बोकारो के कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। क्लस्टर सिस्टम और सेल्फ फाइनेंस सिस्टम जो है ये अगर लागू हो जाता है तो इससे छात्रों को क्या नुकसान होगा और अभी क्या इसको लेकर के आश्वासन मिला आप लोगों को? जैसा कि अभी छात्रों को नुकसान की बात करें तो छात्रों की नुकसान तो है इसमें। अगर हमारे गार्जियन अगर सक्षम नहीं है हमें शिक्षा इतना पैसा लगा के देने में तो छात्र पढ़ नहीं पाएंगे, तो छात्रों को जीवन का उसका पूरा जीवन शैली उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर HRD महोदय की बात करें तो HRD महोदय ने बताया है कि क्लस्टर सिस्टम को भी फिलहाल रोक दिया गया सारे। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई का दिन एक नई उपलब्धि लेकर आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद, गोहाना और सोनीपत रेल मार्ग पर अपनी सेवाएं शुरू करेगी। हाइड्रोजन ईंधन से संचालित यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ट्रेन के संचालन से डीजल पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। साथ ही यह तकनीक रेलवे को स्वच्छ, आधुनिक और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर आगे बढ़ाएगी। साफ तौर पर रेल मंत्रालय के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन में अत्याधुनिक सुरक्षा और आधुनिक यात्री सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन के सफल संचालन के बाद भविष्य में अन्य गैर विद्युतीकरण समेत तमाम रेल खंडों में भी इस तरह का जो परिचालन है उसे शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं भारत में पहली बार हाइड्रोजन आधारित रेल सेवा की शुरुआत होने वाली है और कहीं ना कहीं ये रेलवे के आधुनिकीकरण में भी एक अहम मोड़ माना जा रहा है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।